Unit number 4. There are two chapters in this unit, but this year university has removed one. So only one chapter. Fundamentals of Accounting Theory, Unit 4, Accounting for NPO, Non-Profit Entities. अब सबसे पहले नॉन प्रॉफिट एंटाइटीज की किसको कहेंगे? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दी ऑर्गेनाइजेशन विच आर डूइंग देयर एक्टिविटी विदाउट द इंटेंशन ऑफ द प्रॉफिट. लाइकवाइज इस्कॉन टेम्पल, एमएस यूनिवर्सिटी, उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. इस्कॉन टेम्पल का ऑब्जेक्ट क्या है? रिलीजियस एक्टिविटी करना, चैरिटेबल एक्टिविटी करना. एमएसयू का ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोवाइड अ बेटर एजुकेशन. तो ये एनपीओ हो गया. रिफर टू दोज कंसर्न विथ आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट. ये उनके ऑब्जेक्ट हो गए. इंटेंड टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्ट. वो अपनी इनकम कहाँ स्पेंड करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए. अब उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, तो अगर कोई पॉजिटिव इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो बची हुई इनकम को वो लोग एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही नहीं सकते. तो प्रोहिबिट मीन स्टॉप करना द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स. Such institution include sports club, social club like Lions Club, libraries, hospital, educational institute, MSU, temples, church, masjid, professional bodies like ICI, ICWI and ICS, etc. Such organizations conventionally prepare receipt and payment account. चलो आप सेवा कर रहे हो, और सेवा उधार में की जाती है या कैश में? कैश में ही ना. अगर आप कोई चीज किसी को चैरिटेबल पर्पज से कम दाम में दे रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सबको बेनिफिट करने के लिए वो सस्ते में दे रहे हो, तो उसी में अगर कोई बाकी रखेगा कि भाई पैसे पैसे बाद में दूंगा, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना. हमारा ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट है ही नहीं ना. तो जनरली ज्यादातर ट्रांजेक्शन किस में होते हैं? कैश में. तो कैश में ट्रांजेक्शन होने की वजह से वो एक कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. अब बिजनेस तो नहीं करते वो लोग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसकी रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस की कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना. प्रॉफिट है या लॉस ढूंढना तो पड़ेगा ना. तो उसके लिए वो लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये क्यों बनाएंगे? टू चेक वेदर इनकम इज मोर और एक्सपेंड इज मोर. अगर इनकम इज मोर, देन वी कॉल इट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस. और अगर एक्सपेंस ज्यादा है, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, दैट इज डेफिसिट. और पीरियोडिक परफॉर्मेंस जानने के लिए ये बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट. चलो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें क्या क्या आएगा? रिसिप्ट मीन्स पैसे आना, पेमेंट मीन्स पैसे जाना. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो सिमिलर टू क्या है? कैश बुक. तो लिख के रखो बाजू में, सिमिलर टू कैश बुक. गुजराती में हम रोकड़ मेल कहते थे. तो कैश बुक की स्टार्टिंग कैसे होती थी? ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का डेबिट साइड लिखते थे. और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते थे? तो ये क्या हो गया हमारा? स्टार्ट. अब वॉट एवर रुपी कम either by cash or by check debited to receipt and payment account, and whatever money goes credited to receipt and payment account. पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं वही देखना है. आउटस्टैंडिंग है वो नहीं देखना, बराबर, और कुछ नहीं देखना. कैपिटल है या रेवेन्यू है वो भी नहीं देखना.
पैसे आ रहे हैं तो रिसीव साइड, जा रहे हैं तो पेमेंट साइड। जो डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, जनरली ये ऐसा डिफरेंस मिलता है। और अगर डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है तो वो क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप बनाते हो तो स्टार्ट कहाँ होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक। डेबिट क्या होगा, जो भी पैसे रिसीव्ड हुए हैं। क्रेडिट क्या होगा, जो भी पेमेंट किया है। कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है, सब रिकॉर्ड होगा उसके अंदर। प्रीवियस ईयर की आइटम है, करंट ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है। अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड, और पेमेंट है तो पेमेंट साइड हम लिखेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। नॉन कैश आइटम में जिसमें पैसे आते या जाते नहीं है उसको हम रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे। और एंड कहाँ पे होगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस पे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा पता चला। दूसरा जो अकाउंट आया वो कौन सा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो किसके जैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा। जिसमें क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंस एंड लॉस फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर, अंडरलाइन द वर्ड करंट अकाउंटिंग ईयर। सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस ही अंदर आएगा। और वो भी सारी कौन सी आइटम आएगी, तो बाजू में लिख के रखो रेवेन्यू आइटम्स। एलोंग विद द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, बाजू में लिख के रखो सरप्लस। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम दैट इज डेफिसिट। सरप्लस इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड डेफिसिट इक्वल टू लॉस। ट्रांसफर कहां होगा, तो ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। इनकम एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड क्या आएगा, सारे एक्सपेंस और लॉस। क्रेडिट क्या होगा, सारी इनकम। और कौन सी आइटम रिकॉर्ड होगी, जो रेवेन्यू नेचर में है वो। दूसरा, we record only those things which relate to current accounting year. It also record non-cash item like depreciation. Non-cash item भी expense है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन लिखते थे ना, तो यहाँ पे भी लिखेंगे। द बैलेंस ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस। सरप्लस कब होगा, तो अंडरलाइन करो क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट साइड, दैट इज एक्सेस ऑफ क्रेडिट इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो सरप्लस। और डेफिसिट कब होगा, if debit side exceed the credit side, means excess of expenditure over income। एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो वो डेफिसिट हो गई। तो लिख के रखो, अगर सरप्लस होता है वो प्लस इन कैपिटल फंड। वैसे भी प्रॉफिट हम कैपिटल में प्लस करते थे। और अगर डेफिसिट होती है तो माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसीव पेमेंट को इनकम एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर में से रिसीव पेमेंट कैसे ढूंढना है, उसके लिए दो ही चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कोई भी इनकम की बात करेंगे
मेरे साथ ही लिखना। उसमें से जो इनकम रिसीव्ड होगी, ये इनकम मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी साइड की बात कर रहे हैं? क्रेडिट साइड की। इनकम कहाँ आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। जो भी इनकम रिसीव्ड होगी उसको आप एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड लिखोगे, और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे लिखोगे? रिसिप्ट साइड। क्लियर? अब जो इनकम रिसीव्ड है उसके अंदर हम क्या करते थे? प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, મળવાની બાકી આવક, આપણે આવકમાં પ્લસ કરતા હતા ને, तो आउटस्टैंडिंग इनकम करंट ईयर की क्या क्या लिख करोगे? प्लस। तो माइनस क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो इस साल मिल गई होगी ना, इसलिए माइनस करके कैंसिल करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग इनकम जो करंट ईयर की है, तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट होगी। और अगर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट हो जाएगी। क्लियर? माइनस प्री रिसीव्ड करंट ईयर। एडवांस में अगर आपको इनकम मिल गई है तो वो इस साल की इनकम नहीं है, तो इनकम में से माइनस करते थे। तो प्री रिसीव्ड इनकम करंट ईयर की माइनस। तो अगर प्री रिसीव्ड लास्ट ईयर की होगी तो प्लस। अब प्री रिसीव्ड है तो वो हमारी लायबिलिटी हुई, और करंट ईयर की है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी, और प्री रिसीव्ड लास्ट ईयर की है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अब जो नेट अमाउंट बचेगी दैट विल बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब कोई भी इनकम हो, सब्सक्रिप्शन हो, फीस हो, कोई भी इनकम हो, सभी इनकम के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? अब इनकम के बाद किसकी बारी आएगी? एक्सपेंस। एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड। चलो सबसे पहले एक्सपेंस पेड है, बोलो उसकी दूसरी इफेक्ट। इनकम रिसीव की दूसरी इफेक्ट कहाँ लिखी थी? रिसिप्ट साइड। तो एक्सपेंस पेड की दूसरी इफेक्ट पेमेंट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का प्लस करेंगे, जबकि आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का એટલે કે ओपनिंग क्या करेंगे? माइनस। चलो आउटस्टैंडिंग एसेट हुई या लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अवर लायबिलिटी। करंट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी, और लास्ट ईयर का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। सिमिलरली एक्सपेंस में प्रीपेड होता है, करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस हम माइनस करते हैं,
तो अगर प्रीपेड लास्ट ईयर का हुआ होगा तो प्लस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस इज अवर एसेट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट। और जो नेट रिजल्ट मिला दैट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? ये दो चीज याद रखनी है। यहाँ पे ये चीज सैलरी के नाम से है, देखो सैलरी एंड वेजेस पेड, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस प्रीपेड एट द एंड, एड प्रीपेड एट द बिगिनिंग, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ये हमारा नेट सैलरी और वेजेस का एक्सपेंस हुआ। कोई भी खर्चा है उसमें यही करना है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनकम हुई, एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस किया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस किया। एंड मीन्स करंट ईयर एंड बिगिनिंग मीन्स लास्ट ईयर। एड रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस किया, एंड लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस किया, लेस एडवांस एट द एंड, तो नेट इनकम मिल गई उसकी। उसके बाद बाकी सारी इनकम है, एंट्रेंस फी रिसीव्ड, रेवेन्यू नेचर होगी तो हम प्लस करेंगे। जनरल डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, ओनली रेवेन्यू बताया है तो हम प्लस करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल डिनर कंट्रीब्यूशन, उसमें से उसका एक्सपेंस होगा वो माइनस कर देंगे। सिमिलरली प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल स्पोर्ट्स रिसिप्ट माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोविजन, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक, रेंट ऑफ क्लब और होल, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीव्ड, ये सारी इनकम हम प्लस करेंगे। इसके सामने का जो खर्चा है, रेंट रेट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ऑडिट फी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनोरियम, ऑनोरियम इज वन काइंड ऑफ सैलरी, बैंक चार्जेस, पोस्टेड टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सब डेबिट कर दिया। डिफरेंस जो आएगा या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट। क्लियर? उसके बाद हमें क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? जो नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं ना वैसी ही है, दैट इज द यूजुअल वे। हम नॉर्मल बैलेंस शीट जिस वे में बनाते हैं, एनपीओ की भी बैलेंस शीट वैसी ही होगी। बट यहां पे क्या है, अगर ओपनिंग डिफरेंस, ओपनिंग चीजें नहीं दी, तो ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया तो कैसे ढूंढेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी इज नॉन एज कैपिटल फंड। While preparing the balance sheet, the excess of income over expenditure मीन्स जो सरप्लस होगा वो कैपिटल फंड में हम प्लस करेंगे, जबकि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम अगर डेफिसिट हुई तो वो हम माइनस करेंगे कैपिटल फंड में से। इट ऑल्सो इंक्लूड द आइटम विच आर टू बी कैपिटलाइज, लाइकवाइज बिल्डिंग फंड, गवर्नमेंट ग्रांट। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज से आपको डोनेशन मिला है तो उसको आप इनकम नहीं गिन सकते ना, उसको आप कहाँ पे लिखोगे, लायबिलिटी साइड। Also contain the fund which are created for specific purpose like building fund, tournament fund, match fund, उसकी इनकम और एक्सपेंस डायरेक्टली वहां पे ही जाएगी। चलो, कैपिटल फंड मीन्स सिमिलर टू कैपिटल, उसके अंदर हमने ऐड क्या किया, सरप्लस, और माइनस क्या किया, डेफिसिट। अगर एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कैपिटलाइज करना है तो ऐड करेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर फ्रॉम स्पेशल फंड, बिल्डिंग फंड दिया था और बिल्डिंग बना दी हमने, फिर भी वो फंड में कुछ एक्सेस बचा है तो वो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। सिमिलरली प्राइस फंड है, बिल्डिंग फंड है, उसकी इनकम उसमें प्लस करेंगे और एक्सपेंस उसमें से माइनस।
और बाद में क्या आ जाएगी, बाकी सारी करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड, जो भी फिक्स असेट है वो कैसे दिखाओगे, फिक्स असेट अगर उसमें कुछ बाय किया है तो प्लस करोगे, सोल्ड किया है तो माइनस करोगे, और बाद में डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। इन्वेस्टमेंट अगर स्पेसिफिक फंड का है तो अलग नाम से दिखाओगे, और उसके बाद करंट असेट। तो ये हो गई बैलेंस शीट। क्लियर। अब ये जो थियरी का क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में 100% आएगा। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरा एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों डिफरेंस में से एक हम 100% एग्जाम में आएगा। अब सबसे पहला पॉइंट है अंदर नेचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट। बराबर, जो पैसे आते हैं वो डेबिट करते हैं, जो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो इट इज सिमिलर टू कैश बुक, तो वो रियल अकाउंट हुआ। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम क्यों बनाते हैं, डेफिसिट या सरप्लस ढूंढने के लिए, तो इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, आइटम्स रिकॉर्डेड रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों लिखेंगे, एंड क्रेडिट साइड कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट दोनों लिखेंगे। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंस लिखेंगे, और क्रेडिट साइड करंट ईयर रेवेन्यू इनकम लिखेंगे। क्लियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रिजल्ट होता है सरप्लस या डेफिसिट, उसको आप कहाँ ले जाते हो, बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में। सरप्लस था तो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, डेफिसिट थी तो कैपिटल फंड में से माइनस कर दी, तो इसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं है। नेचर ऑफ आइटम, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल टाइप्स ऑफ आइटम कैपिटल या रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड करता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम ही रिकॉर्ड करते हैं। पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, कमिंग ईयर का, जो भी कोई आइटम है वो सारी रिकॉर्ड करेंगे। अगर पैसा आता है तो रिसिप्ट साइड, जाता है तो वो पेमेंट साइड, कोई भी ईयर की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट पे हमने क्या किया, पैसे आए तो रिसिप्ट, गए तो पेमेंट, तो ये कौन सी सिस्टम हो गई, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग इनकम को भी रिकॉर्ड किया, प्रीपेड इनकम को माइनस, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस किया, ये सब एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो सिर्फ करंट ईयर का इनकम और सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो ये क्या हो गई, ड्यू सिस्टम या फिर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एंड ऑब्जेक्ट, रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, समरी बनाना है, किसकी, कैश ट्रांजेक्शन। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शंस, मीन सरप्लस या डेफिसिट जो नहीं है उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ, बराबर। और लास्ट थियरी पॉइंट जो इसमें तैयार करना है आपको, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी सारे स्मॉल स्मॉल वर्ड है ना, वो एक्सप्लेनेशन सम गिनने के लिए याद रखने हैं। शायद आएगा तो एक आध मार्क्स का कुछ आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे पहले डिफरेंस में पर्पस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाएगा, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए
एक्टिविटी करता ही नहीं है, तो उसका पर्पस क्या होगा? वेदर इनकम इज इन एक्सेस या एक्सपेंस इन एक्सेस, मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ढूंढना, दैट इज सरप्लस ढूंढना, या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम ढूंढना, वो है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक्टिविटीज रिकॉर्डेड, the surplus or deficit of an income and expenditure account arise as a result of saving the income from subscription, small and recurring donation, profit from trading activities, and from the expense and losses incurred rendered necessarily service। बराबर। तो एक्टिविटीज यहाँ पे कौन सी है? चैरिटेबल जैसी एक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्टफुली की गई एक्टिविटी है, जिस पर्पस से, जिस नॉन प्रॉफिट पर्पस से हमने ये बिजनेस को, मीन्स ये बिजनेस तो नहीं कह सकते, ये एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज कहाँ रिकॉर्ड होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जबकि बिजनेस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, तो उसकी एक्टिविटी में क्या आएगा? तो एक्टिविटीज while the net profit or profit and loss account is the difference between total revenue and total expense. Total revenue is aggregate of gross profit, other income, non-trading income, and abnormal gains. Likewise, total expense combined of the management expense, maintenance expense, selling and distribution, financial expense, and abnormal loss. चलो, जब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो तो आप क्या नहीं बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। बिकॉज आप ट्रेड ही नहीं करते, आप व्यापार ही नहीं करते, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं है। बट अगर बिजनेसमैन है और वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग की एक्टिविटी करता है, एक्सेप्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर है, वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगा, बिकॉज वो ट्रेड करता ही नहीं है। लाइकवाइज आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स चेन, वो माइनर अमाउंट में फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड करता है, बट मेजोरिटी वो क्या करता है? सबको मूवी दिखाता है ना, उसकी मेजोरिटी इनकम रेवेन्यू कहाँ से होती है? मूवी दिखाने से ना। तो वो लोग ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे। बट बाकी सारी कंपनीज लाइकवाइज जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है, दे नीड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, मींस दे नीड टू फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। बट जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो ट्रेड ही नहीं करते, तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। When organization undertake trading activity, a separate trading account is prepared, and this is used as a subsidiary statement along with the income and expenditure account. On the contrary, profit and loss account is prepared after the preparing the trading account and transferring the balance to it. Balance of trading account is starting point for the preparation of profit and loss account. Withdrawal of profit. अगर आपका पर्पस ही नॉन प्रॉफिट है, तो अगर आपको सरप्लस भी होता है तो वो प्रॉफिट आप घर नहीं ले जा सकते, बिकॉज आपका पर्पस ही प्रॉफिट अर्न करने का नहीं, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। बट अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसका नेट प्रॉफिट है वो ओनर को मिल जाएगा, ओनर वहां से ड्रॉइंग के तौर पे विड्रॉ भी कर सकता है, या तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो द सरप्लस एज शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैन नॉट बी withdrawn by the members. It is added to the general fund. While the net profit shown by the profit and loss account may be withdrawn wholly or partly by the owners. Clear?